अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान का इशू बहुत कॉम्प्लेक्स्ड है और इसमें यह है कि पाकिस्तान आर्मी के लिए बलूचिस्तान इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ के रिसोर्सेज पाकिस्तान को पालते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज से पाकिस्तान। एक मिसाल है, बुगटी के इलाके में सुई का एक मुकाम है, वहाँ से सुई गैस निकली 1956 में, पूरे पाकिस्तान को सप्लाई होती है, मुफ्त में खाए जा रहे हैं। पंजाब सारा कुछ नहीं प्रोड्यूस करता, लेकिन बलूचिस्तान सिंध के रिसोर्सेज पे पलता है। अब बलूचिस्तान ज़ाहिर ऑक्यूपाइड लैंड है, पहले भी मैं कई प्रोग्राम में बता चुका हूँ डिटेल में कि किस तरह जिन्ना ने गद्दारी की थी और ज़ाहिर है उसके खून में गद्दारी थी, उसके खून में धोखा था, फरेब था, अहंकार था, सेल्फिशनेस थी। इमरान खान आज जिन्ना पार्ट 2 के लिए तो बलूचिस्तान पे कंट्रोल रखने के लिए वहाँ के ट्राइबल सोसाइटी को यूज़ किया है। एक्चुअली बलूचिस्तान एक ट्राइबल सोसाइटी है, वहाँ बलोचों के कोई 30-35 बड़े ख़ानदान, बड़े कबीले रहते हैं। उनमें सबसे बड़ा मेरा ख्याल है मरी कबीला है, जिसके नवाब खैरबख्श मरी साहब थे और फिर इनके गुज़र जाने के बाद उनके बेटे हैं हरब्यार मरी, मेहरान मरी। इसी तरह बुगटी कबीला बहुत बड़ा है, बुगटियों के नवाब अकबर बुगटी को शहीद किया गया मुशर्रफ के दौर में। इसके बाद बरामदाग बुगटी जिनीवा में रहते हैं, वो बुगटी कबीले के लीडर हैं। और इस तरह कई कबीले हैं, तालपुर है, मक्सी है, मंगी है और इस तरह बहुत सारे वहाँ पे कबीले हैं। उसमें से कुछ ही कबीले जो हैं वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, बाकी सब कबीले आर्मी की गोद में बैठे हैं। और ख़ास तौर पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो रिसोर्सफुल कबीले हैं, जहाँ से सारा दौलत निकलती है। और जो कबीले दूसरे हैं वो इतने रिसोर्सफुल नहीं है, लेकिन चूंकि वो हर बार कैबिनेट में होते हैं, गवर्नमेंट में होते हैं, फ़ौज उनको अपनी सरकार में शामिल रखती है, तो उनको लूटमार का मौका मिलता है खूब। उसमें वही बात जो सिंध में जागीरदार करता है, वो वहाँ का सरकारी जितने कबीले हैं वो भी वही करते हैं, लूटमार। बलूचिस्तान में आर्मी का, पाकिस्तान की जो ऑक्यूपेशनल फोर्स है वो आर्मी है, जिसने पूरे पाकिस्तान पे कब्ज़ा किया हुआ है, वो आर्मी है। और उसका यह है कि वो अंग्रेज़ों की ग़ुलाम थी 47 से पहले, और 47 के बाद अमेरिका की ग़ुलाम है, और वो पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करने में उसका मेन हाथ है। तो वो बलूचिस्तान पे अपना कंट्रोल जमाने के लिए, उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए इन कबीलों को यूज़ करती है। ये कबीले उस लूटमार में भी हिस्सा लेते हैं और इंसानी हुकूक की, ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन में टॉप पे हैं। जैसे सिंध का जागीरदार अपनी प्राइवेट जेलें रखता है, लोगों को ग़ुलाम बना के रखता है, इस तरह बलूचिस्तान के भी ये कबीले जो सरकार, जो आर्मी की गोद में बैठे हुए हैं, जो आर्मी के हथियार बने हुए हैं, जैसे सिंध में जागीरदारों के ज़रिए सिंध को लूट रही है आर्मी, इस तरह उन सरदारों के ज़रिए, तो उन सरदारों की प्राइवेट जेलें भी हैं, जैसे सिंध के जागीरदारों की प्राइवेट जेलें होती हैं। और ये भयानक चीज़ है। इस पे पाकिस्तान में एक टेलीविज़न चैनल ने एक प्रोग्राम, अभी डॉन टीवी ने एक प्रोग्राम ज़रा हट के में इस पे डिस्कशन हुई थी। 3 टॉप के जर्नलिस्ट थे, जिसमें वसअतुल्लाह खान साहब पाकिस्तान में काफ़ी आउट स्पोकन जर्नलिस्ट माने जाते हैं। तो वसअतुल्लाह खान साहब और उनके 3 साथियों ने बलूचिस्तान पे एक ज़बरदस्त डिस्कशन की, और मैं समझता हूँ कि मैं अपने अल्फाज में वो चीज़ें कहूँ, इससे अच्छा है कि आप ये डायरेक्ट ये पूरा प्रोग्राम मैं आपके सामने रखता हूँ। और 13 मिनट का प्रोग्राम है, लेकिन आपको इससे बलूचिस्तान में किस तरह प्राइवेट जेल्स ऑपरेट करती हैं, और इसी पैटर्न पे सिंध में भी प्राइवेट जेल ऑपरेट करती हैं, और किस तरह वहाँ पे सरकार
एक्सप्लॉयटेशन करती है ह्यूमन रिसोर्सेज का और नेचुरल रिसोर्सेज का, और उसके ज़रिए ये ख़ानदान किस तरह इनकी मदद करते हैं। पाकिस्तान का रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, जिसकी मादनियात में हम सब की बड़ी दिलचस्पी रहती है, लेकिन वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनमें हमारी दिलचस्पी नहीं होती कि वो किस हाल में हैं। कहने को हम 21वीं सदी में आ चुके हैं, लेकिन वहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी पत्थर के दौर में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। हम आए दिन सुनते रहते हैं मिसिंग पर्सनस के हवाले से, जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, मसक शुदा लाशों के हवाले से, लेकिन डॉन अखबार में आज एक तफसीली ख़बर शाया हुई है सहाफ़ी मोहम्मद अकबर नोटेज़ई की, जिसमें बहुत ही गम व गुस्से का आप शिकार होंगे अगर आप वो पढ़ेंगे कि उसमें निजी जेलों का जो जिक्र है कि बलूचिस्तान का वो इलाका, ख़ास करके जो मशरक़ी बलूचिस्तान का एक पूरा हिस्सा है जहाँ पर आज भी निजी जेलें हैं सरदारों की, जहाँ पे आपको जब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे यहाँ कबायली निज़ाम है मुल्क में, जागीरदाराना निज़ाम है, सरमायादाराना निज़ाम है, इन तमाम में लोगों का जो इस्तेहसाल होता है उसकी एक बदतरीन मिसाल है। हर तरह का निज़ाम है सिवाय मुनसिफाना निज़ाम के, सिवाय इंसाफ के एक निज़ाम के जिसमें इंसान की जो है कोई इज़्ज़त और एहतराम हो। तो हमारे साथ बलूचिस्तान से, क्वेटा से एक बड़ा नाम तारीख़दान डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी हमारे साथ होंगे। हम इस मौजू पे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा हो जाए कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें इंकशाफात हैं क्या, वो सब आपने भी पढ़ा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक निजी जेलों का मामला एक बार फिर उभरा जब इस साल फरवरी के शुरू में सूबाई वज़ीर मवासलात और तामीरात सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के बारखान में जो उनका हाजी कोट में घर है उससे चंद किलोमीटर दूर एक कुएं से एक औरत और 2 मर्दों की लाशें मिली। उनके बारे में कहा गया कि ये सरदार की निजी जेल के कैदी थे। फ़िलहाल मुकदमा चल रहा है और खेतरान साहब जो हैं वो बाहर हैं, वो जेल में नहीं हैं। अच्छा, सरदार खेतरान का बैकग्राउंड ये है कि अकबर बुगटी की वफ़ात के बाद सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने अपना सारा वज़न इस्टेब्लिशमेंट के पलड़े में डाल दिया, और वो इसलिए भी यूज़फुल थे ताकि मशरक़ी बलूचिस्तान में सरदारों का एक ऐसा अलायंस बनाया जाए जो कौम परस्ती की जो लहर है जो कि मकरान वगैरह उस इलाके में है वो उधर तक ना आए। अच्छा, इन पे ये इल्ज़ाम नए नहीं हैं निजी जेलों के। 2006 में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे कि सरदार खेतरान को 1 हफ्ते में गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि उन पर 2 जबरी शादियों, एक ख़ानदान के 5 अफराद के अगवा और निजी जेल चलाने का इल्ज़ाम था। इस हुक्म के बावजूद सरदार साहब का कोई बाल विकार नहीं हुआ, तो सरदार और वो बदस्तूर सियासी और सूबा इंतजामिया में उनका एक किरदार अदा करते हैं, एक नेक्सस है सरकार के साथ। अच्छा, लेकिन जरा काफी लोग ये कहते हैं कि जी ये निजी जेलें जो हैं ये सब झूठ है, ऐसा है नहीं। लेकिन अकबर ने लांगो साहब खुद कहते हैं अकबर नोटिस मार्च में ही गए थे खेतरान, यहाँ इसकी इन्वेस्टिगेशन करने अंडर कवर गए थे, तो फिर कई माह लग गए। काफी लोगों से बात हुई जो इन निजी जेलों में रहे थे। मैं सरदार खेतरान की जेल की बात नहीं कर रहा, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। 2 मैं आपको सिर्फ किस्से सुनाऊंगा। एक है रहीम बलोच, ज़ाहिर है ये उनका असली नाम नहीं है। 19 साल गुजर गए हैं, उन्होंने 19 दिन गुजारे थे एक निजी जेल में। 19 साल बाद भी वो उस ट्रॉमा से नहीं निकले। वो कहते हैं कि मुझे अभी तक याद है कि 6 लोग आए थे अपनी मास्क पहने हुए, मुझे एक पिकअप में डाला और मुझे ले गए। मुझे एक कमरे में फेंका गया जिसकी कोई खिड़कियां नहीं थी, जहां पर पेस्टिसाइड रखी गई थी। ऐसे था कि जैसे मुझे कब्र में फेंक दिया गया है। कह रहे कि पहले जो सरदार के जो बेटे थे 16-17 साल की उम्र है, वो मुझे वाटर पंप की बेल्ट है ना मोटर वाली, उसके साथ मारते थे। जब वो थक जाता था तो फिर उसके गार्ड मारते थे। और कहता है कि उसको 19 दिन बाद हर रोज मारा गया, पीटा गया। 19 दिन बाद उसको रिहा किया गया क्योंकि काफी प्रेशर आया था इंसानी हकूक की तंजीमों से, शायद इंतजामिया से भी। और अभी तक कहता है कि मैं वो बात नहीं भूल सका। ये तो चले 19 दिन में निकल आए थे। एक और शख्स है, वो कहते हैं कि मैं पहले दिन मुझे बांध दिया गया था कोर्टयार्ड में एक सरिया के साथ ऊपर, और मुझे इतना मारा गया कि मैं बेहोश हो गया। पहले 3 दिन तो मुझे हर रात मारते थे, मैं हर दिन बेहोश हो गया, फिर मुझे आदत हो गई इसकी, लेकिन मैं मार खाता रहा। और हर मुस्तकिल 2.5-3 साल हाथों में जंजीरें, पैरों में जंजीरें, हथकड़ियां, और
पूरे जो 7 उसके साथी थे, एक उनके पास कूलर था पेशाब और पखाने करने के लिए, कि लेकिन 3 सालों तक ना मैं नहाया हूँ, ना मैंने कोई बाल काटने का मौका मिला है मुझे, ना ही मुझे अपने नाखून काटने का है, और आज तक मेरे हाथ इतने कांपते हैं कि मैं कलम भी नहीं पकड़ सकता। ये सिर्फ 2 कहानी। सो ये जो अहवाल है ये बड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि आजकल के दौर में अर्ज ये है कि ये जो ट्राइबल सिस्टम है ये कोई फरमान से खत्म तो होता नहीं है जब तक उसका आप पैरेलल जो जरूर रिक्वायरमेंट्स हैं वो जब तक आप नहीं देंगे कोई सिस्टम भी खत्म नहीं होता और दूसरा सिस्टम आता भी नहीं। यानी एक आपने ऐलान किया हवा में और वो सरदारी सिस्टम खत्म हो गया, इस तरह थोड़ा होता है। बिल्कुल एक बात। दूसरा, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मैं एक नई बात करता हूँ, शायद उस पर डिबेट कभी अगर छेड़े हम लोग, कि शायद बलूचिस्तान अब सरदारी सिस्टम उस तरह का रहा नहीं है। ये नई बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये फ्यूडल सोसाइटी है, इसको अब हम ट्राइबल सोसाइटी नहीं कहते। जिस तरह शुरू में हमारे और आपकी जवानी में हम कहते थे पाकिस्तान नीम सरमायादाराना और नीम जागीरदाराना समाज है, वो तब्दील हो गया तो बलूचिस्तान की भी बात तब्दील हो गई। एक तो ये है कि हमारा गजब है, हमने एक फिक्रा छोड़ दिया, एक लफ्ज हमारे पास हुआ करता था हुक्मरान तबकात, रूलिंग क्लासेस, जो ही वो दानिशवरों ने लफ्ज छोड़ दिया, गुमराही में कंफ्यूजन में हम सब लोग चले गए। ये क्लास है, क्लास ये एक आदमी भी नहीं है, 2 आदमी भी नहीं है, 10 आदमी भी नहीं, पूरा एक चेन है। और उस चेन के साथ फिर सिर्फ बलूचिस्तान में क्यों, किस जगह पे प्राइवेट जेल नहीं है, मेरा एक सवाल है, स्वीपिंग क्वेश्चन है। जनूबी सिंध से लेकर के शमाली सिंध तक, जनूबी बलूचिस्तान से लेकर जनूबी पंजाब तक, किस जगह पे प्राइवेट जेल नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, हम इस झगड़े में क्यों पड़े हुए हैं कि ये प्राइवेट जेल है और ये सरकारी जेल है? हम सबको पता है कि एक MPA जब अपने जिले में तमाम इंतजामिया अपनी मर्जी से लाता है तो वो जेल ख्वाह सरकारी हो या जेल प्राइवेट हो, फिर तो वही हो गया ना जी। मेरा मतलब है कोई लॉ एंड कोई ऑर्डर कोई वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो थर्ड एक फैक्टर है उसको नहीं भूलना चाहिए कि अगर निजी जेलें ना हो, सरकारी जेलें ना हो तो हो क्या? स्टेट मौजूद है जिलों में, स्टेट के आर्म्स जो अदालत होती है, जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म होती है, सिविल सोसाइटी होती है, वो चीज़ क्या बलूचिस्तान, क्या पूरे पाकिस्तान में हर ज़िले में आइडियल स्टेट के लिम्स, उसके आर्म्स मौजूद, उसकी आंखें, उसके कान मौजूद हैं तो बात सही है। और अगर स्टेट ही मौजूद नहीं है और अगर स्टेट ही MPA के साथ है और MPA खुद फ्यूडल लॉर्ड है और वो MPA खुद मसलन बलूचिस्तान के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि जितने भी अक्सरियत लोगों की है जो कि हुक्मरान क्लासे से ताल्लुक़ रखने वाले बलूचिस्तानी हैं, वो सब दुबई में, इंग्लैंड में, गल्फ में अरबों रुपए का कारोबार करते हैं, अरबों रुपए का कारोबार करते हैं। यहाँ आते हैं तो सरदार ओब्लिक फ्यूडल बन जाते हैं, मगर बाहर इंटरनेशनल इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है कि आप हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि बलूचिस्तान एक बहुत ही डाइवर्स सूबा है। उसके बड़े हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे सरदारी निज़ाम नहीं है। मकरान बेल्ट की बात कर लें, हम सेंट्रल बलूचिस्तान की कर लें, और जो जिन इलाकों में जेलों का और सरदारी निज़ाम जो है वो भी है, उसमें ज़ाहिर है कि आपने कहा कि सिंध के भी इलाके हैं, साउथ पंजाब के भी हैं, वहाँ पे भी ये मामला है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो जैसे बारखान का इलाका है, यहाँ पे क्यों नहीं इर्तिका का वो अमल हो सका? और इसमें जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि सरदारी निज़ाम और ये जो रियासत है इसका भी एक नेक्सस है जिसने इसको परपेचुएट किया है, उसका कितना अमल दखल है? और अपने जो सोशियोलॉजिकल उसके मुहर्रिकात हैं उसका कितना अमल दखल है कि ये इवॉल्व नहीं हो सका? वहीं पे हम फंसे हुए हैं जी, ईस्टर्न बलूचिस्तान में। जी, मेरा पॉइंट ही अलग है। मेरा पॉइंट ये है कि बलूचिस्तान में वो जो आइडियल एक ट्रेडिशनल सरदारी सिस्टम हुआ करता था, वो सरदारी सिस्टम अब नहीं है। मैं ये बड़ी बात कर रहा हूँ। वो इसलिए नहीं है कि मसलन कोई हल्का मुझे बता दें जहां सूबाई इलेक्शन हो या कौमी असेंबली के इलेक्शन हो जहां सरदार अनकंटेस्टेड जीत गया हो, यानी ये मुझे कोई आप नहीं बता सकेंगे। दूसरा ये कि जब कंटेस्ट हो रहा है भी तो
100-200 वोटों का फर्क पड़ता है, इतना बड़ा चैलेंज दे रहा है यहाँ का अवाम और यहाँ का शऊर। तो चूंकि डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा है बलूचिस्तान में कि बाकायदा एक रियासत की तरफ से डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो है, बाकायदा कबाइल को डिवाइड किया गया, पूरी फैमिलीज को डिवाइड किया गया, भाई के खिलाफ भाई को हथियार दिए गए, उसे मजबूत किया गया। ये जो तितर बितर हुआ पूरा सिस्टम, जिसको आप कह रहे हैं कि रियासत का इंटरेस्ट में है, तो इसका कितना अमल दखल रहा है कि वो जो सिलसिला है वो उस तरह से इवॉल्व नहीं हो सका? जी, अब प्रॉब्लम ये हो गया कि ट्राइबलिज्म टूट गया, यानी सरदारी निज़ाम टूट गया, अल्टरनेट आया नहीं है, सब्स्टिट्यूट आया नहीं है, लिहाजा एक अफरा तफरी है जिसको जो पूरे पाकिस्तान में भी है एक लिहाज से, और यहाँ पर तो वो अफरा तफरी बिल्कुल अनारकी है, सो है। लेकिन ये है कि अगर सब्स्टिट्यूट होता, कोई अदालती सिस्टम होता, कोई इंतजामी सिस्टम होता, वो जो आप अभी 2 मिनट पहले बात कर रहे थे कि इंटरफियरेंस बहुत होता है स्टेट की तरफ से, उसको जरा हटा लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि दूध का दूध कैसा है और पानी का पानी कैसा है। एग्जैक्टली, स्टेट अपने कोलैबोरेटर्स को नहीं छोड़ रहा और उनके साथ लगा हुआ है, बाई हुक और बाई क्रुक किसी तरीके से उनको लाना है, आगे ले आना है। और फिर दूसरी बात ये भी मैं आपसे ट्राइबलिज्म टूटने की बात जो मैं कर रहा था, सरदारी निजाम में होता ये है कि उसका नान नफका सरदार का वो कबीले से आता है, एक रजाकाराना तौर पर उसको दे देते हैं एक जमीन का टुकड़ा कि आपके अखराजात होंगे, लोग आते हैं, मुकदमाबाजी है, कबाइलों से लड़ाई है, तो ये आपको अलग से इनकम हम दे रहे हैं। हमारे यहाँ इनकम के अभी ट्राइबल उस पे डिपेंड करता नहीं है सरदार, खुद सियासत एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। आप समझते हो लाखों का है, मैं कहता हूँ आप शरीफ आदमी, आप कहता है करोड़ों का है, मैं कहता हूँ आप शरीफ आदमी, अरबों का कारोबार बन गया है। सेनेट के चेयरमैन अरबपति जो है बलूचिस्तान के सरदार नहीं है, हाँ, सरदार नहीं है वो, लेकिन वो सियासतदान तो हैं, बिल्कुल। तो वो जो इनकम बाहर से आ रहा है, तो इसका मतलब ही ये है कि अब वो सरदार की वो जो एक जमाने में ट्रेडिशनल सूरत हुआ करती थी वो अब नहीं है। और अब अगर आप हटा दें स्टेट को और उसके बॉडीगार्ड्स को जो स्टेट पैसे देती है उनको, वो आप हटा दें, आप यकीन करें कि बहुत मामला है बिल्कुल तब्दील हो जाएगा, बहुत अरसे से तब्दील होने। तो ये तसलसल रहा ना अंग्रेज के जमाने का, क्योंकि उस वक्त भी वो सेंडेबन की पॉलिसी थी, वो सरदार पे जो है सरदार को मजबूत करते थे। उसके बाद सरदार नीचे क्या कर रहा है उससे उनको फिक्र नहीं होती थी, जब तक जहां तक उसकी लॉयल्टी है, हाँ, रियासत के साथ है, हुक्मरानों के साथ है, तो फिर वो तो सक्सेसर स्टेट है ना। नहीं, तो ये उसी तरह की कंटिन्यूएशन है। नहीं, वो ज्यादा वल्गराइज हो गया, वो बहुत ज्यादा चीप हो गया, बहुत ज्यादा बाजारी बात बन गई। उस जमाने में तो एक स्टैंडर्ड हुआ करता था ना, अंग्रेज का भी और इस तरफ से भी बलोच का भी स्टैंडर्ड होता, कॉमन मैन का एक स्टैंडर्ड होता था, सरदार तो सरदार है। और वो चीजें इतना डिके हो गया, डिजेनरेटेड हो गई चीजें कि अब वो ना आपको कॉमन मैन उस तरह मिलेगा, ना कॉमन सरकार मिलेगा, ना सरदार मिलेगा, सब चीजें। और फिर दूसरा ये कि एवोल्यूशन बहरहाल समाज को ठीक है कि हमारे यहाँ घड़ी रुकी हुई है, इर्तिका की नहीं आगे बढ़ रही है, मगर वो फिलोसोफर ने किसी ने कहा था ना कि डिकेड्स गुजर जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, और अचानक हफ्ता आ जाता है, उसमें डिकेड्स के सारे अमल हो जाते हैं। बस यही रुक जाइए, यही रुक जाइए, आपने बिल्कुल कमाल जगह पे जो है डॉट लगाया है। थैंक यू सो मच। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।